हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के करंट अफेयर के इस वीडियो में। और आज है 3 जून और दिन है बुधवार। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ नया अपडेट है आज के लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट अपडेट वीडियो की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए आइए समझते हैं। दोस्तों, एक नज़र के अपडेट में सबसे पहला जो अपडेट है वो है अश्विनी भाटिया को हाल ही में जिस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वो है एसबीआई। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम जिस अवार्ड के लिए भेजा है वो अवार्ड खेल रत्न है। हाल ही में जिस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है वो चीन देश है। हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव जिसे नियुक्त किया गया है वो है विवेक लाल। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए जिस दिन मतदान कराने का फैसला किया है वो 19 जून है। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में जिस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है वो है अर्जुन अवार्ड। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है वो है अरुण सिंघल। फ्रेंड्स, इसके अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है उड़ीसा सिक्किम ONORC योजना में शामिल हो गए। आइए समझते हैं कि ONORC योजना क्या होती है। तो दोस्तों, ONORC का फुल फॉर्म होता है वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी देश के 81 करोड़ लोगों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने वाली सरकारी योजना PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए 1 जून 2020 से ONORC को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने किया। इसके तहत कोई व्यक्ति किसी भी जगह स्वतंत्र रूप से राशन को प्राप्त कर सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 3 और राज्यों को शामिल कर दिया गया है, वो है उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने 1 जून 2020 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर योजना में इन राज्यों को शामिल करने की घोषणा की। अगस्त 2020 तक उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को भी राष्ट्रीय क्लस्टर में जोड़ दिया जाएगा। अगला जो अपडेट आ रहा है कि सरकार ने PM स्वनिधि योजना का अनावरण किया है। जी हां दोस्तों, 1 जून 2020 को केंद्र सरकार ने PM स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि लॉन्च की है। यह स्ट्रीट वेंडर को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में सक्षम बनाना है, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। स्वनिधि योजना की अगर बात करें दोस्तों, तो सरकार रेहड़ी पटरी यानी कि ठेले वाली दुकानदार और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए खास योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत इन्हें काम काज में मदद के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। सरकार स्ट्रीट वेंडरों की मदद की खातिर इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी देगी। इस योजना से 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों की मदद की उम्मीद की जा रही है। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है कि WHO ने CTAP लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, WHO ने 30 मई 2020 को कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च कर दिया है। वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीके, दवाओं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य अधिकार के लिए कम से कम 37 देश के WHO से संयुक्त रूप से अपील करने के बाद यह कदम उठाया गया है। दुनिया भर में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या अब 5.9 मिलियन को पार कर गई है। जी हाँ दोस्तों, इस संकट की घड़ी में पूरे 37 देशों ने WHO में एक साथ अपील कर दिया और ये बोला कि सारे देशों को एक समान टीके और दवाएं और अन्य नैदानिक उपकरण की सुविधा मिलनी चाहिए, और इसके लिए WHO ने CTAP लॉन्च कर दिया है। अगला जो अपडेट है कि तकनीकी आधारित समाधान यानी कि चैंपियन लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अगर बात कर दें हम लोग चैंपियन की, तो चैंपियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए
चैम्पियन पोर्टल यानी कि champion.gov.in लॉन्च किया है। यह पोर्टल MSME की मदद करेगा। इसकी मदद से उनकी शिकायतों को सुलझाया जाएगा और प्रोत्साहित करने में भी मदद करेगा। पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों को तय सीमा में निवारण भी किया जाएगा। दोस्तों, ये पोर्टल बनाया गया है कि अगर किसी उद्यमी को कोई परेशानी प्रॉब्लम हो रही है, वो इस पोर्टल पर कंप्लेन कर सकता है और उसका जल्दी से जल्दी निपटारा कर दिया जाएगा, या फिर इससे उनको कुछ मोटिवेशन इस पोर्टल से मिलेगा, उनको कुछ मदद भी मिलेगी। यानी कि ये पोर्टल टोटली बिजनेसमैन जो छोटे छोटे हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को नई दिल्ली में MSME क्षेत्र के लिए चैंपियन नाम से एक टेक्नोलॉजी आधारित समाधान का शुभारंभ किया। चैंपियंस का पूर्ण रूप क्रिएशन हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ है। इसका उद्देश्य देश के सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करना है। अगला जो अपडेट है वो है DRDO से। DRDO ने कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रा स्वच्छ विकसित किया है। जी हाँ दोस्तों, DRDO ने यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। यह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, PPE, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और अन्य सहित सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को कीटाणु रहित कर सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला ने उद्योग साझेदार जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस उत्पाद को विकसित किया है। अगला जो अपडेट है वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने RTM लॉन्च किया। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने 1 जून 2020 से प्रभावी अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट यानी कि RTM लॉन्च किया है। बोली सत्र बंद होने के 1 घंटे के भीतर बिजली वितरण के साथ दिन में 48 नीलामी सत्र होंगे। बिजली की मांग आपूर्ति भिन्नता का प्रबंधन करने के और सबसे कुशल तरीके से 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन बिजली आपूर्ति की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बाजार वितरण उपयोगिताओं की सहायता करेगा। यानी कि RTM जो है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, यह क्या करेगा कि बिजली से संबंधित जितनी सारी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा और बिजली को 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल करने की पुरजोर कोशिश करेगा। अगला जो अपडेट है वो है कि वीटा ट्रांसफ़र दूरसंचार निगम द्वारा प्रतिबंधित। वीटा ट्रांसफ़र की अगर बात करें दोस्तों तो ये होता है डच इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटर फाइल ट्रांसफ़र सर्विस है, जिसकी स्थापना दिसंबर 2009 में की गई थी और जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। डच इंटरनेट आधारित कंप्यूटर फाइल ट्रांसफ़र सर्विस प्रोवाइडर वीटा ट्रांसफ़र को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। वीटा ट्रांसफ़र को दुनिया के सबसे लोकप्रिय फाइल शेयर सर्विस प्रोवाइडर में से एक माना जाता है। सेवा का दुरुपयोग किया जा सकता है और साथ ही वी ट्रांसफ़र के माध्यम से संवेदनशील सामग्री को आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज किया जा सकता है और यही कारण है कि दूरसंचार विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि दूरसंचार विभाग का ये कहना है कि वी ट्रांसफ़र जो ये कंपनी है वो जो फाइलों का ट्रांसफ़र इधर उधर करती है तो उस दौरान फाइलों का एक्सचेंज गलत तरीके से भी हो सकता है या इसका मिसयूज किया जा सकता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए दूरसंचार विभाग ने वी ट्रांसफ़र पर बैन कर दिया है। अगला जो अपडेट है वो है SAI ने खेलो इंडिया ई पाठशाला लॉन्च की है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 जून 2020 को राष्ट्रीय खेल महासंघ के साथ मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग और ज़मीनी स्तर यानी बॉटम लेवल का एथलीटों के लिए शिक्षा कार्यक्रम है। यानी कि अगर हम बात करें कि यानी कि जो एथलीट्स गांव में भी बहुत सारे टैलेंट होते हैं, तो जो एथलीट्स गांव में हैं अच्छे ट्रेनर के साथ नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिससे उनका विकास नहीं हो पा रहा है टैलेंट रहने के बावजूद, या फिर इस लॉकडाउन के दौरान जो भी एथलीट अपने एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। यानी इसको ऑनलाइन ही प्रशिक्षित किया जाएगा।
फ्रेंड्स, नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है कि BEML ने किया MEMCO के साथ समझौता। दोस्तों, BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर लिमिटेड कंपनी है और जिसका हेड क्वार्टर बेंगलोर में है। इसका काम ट्रांसपोर्ट, माइनिंग और हैवी इक्विपमेंट बनाने का होता है। MEMCO का फुल फॉर्म होता है कि मिराज इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपनी। इसका भी हेड क्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है। BEML के निदेशक मंडल ने मेल्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके उसको मंजूरी दी है। यह कुछ प्रणालियों और अन्य रेलवे विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए BEML और मेल्को के बीच एक संयुक्त यानी कि ज्वाइंट उद्यम कंपनियां स्थापित करने की संभावना पर अध्ययन करेगा और निर्णय लेगा। BEML ने अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न प्रकार के 17,000 से भी ज़्यादा मेन लाइन यात्री डिब्बों का निर्माण और आपूर्ति की है। अगले अपडेट की बात करें तो SBI से आ रही है कि माइक्रो क्रेडिट कार्ड के लिए अलग खंड SBI ने बना दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग ऊर्ध्वाधर बनाया है। बैंक मुख्य रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियों और नए ऊर्ध्वाधर के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण की पेशकश करेगा। इस योजना के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में लगभग 8,000 शाखाओं की पहचान की गई है ताकि सूक्ष्म खंड को विशेष सेवाएं प्रदान की जा सके। SBI का अगर टोटल इसको एक लाइन में समझिए कि क्या है, तो SBI ने क्या किया है कि जितने भी छोटे गांव स्तर पर भी जितने सारे बिजनेसमैन हैं और उनसे संबंधित जो भी वहाँ पर उनका SBI का छोटा ब्रांच है, उनको एक लिस्टेड किया गया, उनकी एक सूची तैयार की गई है और उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि वहाँ के गाँव की रोजगार बढ़ सके और जो बिजनेसमैन है ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेकर के अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। ऐसे 8,000 छोटे SBI ब्रांचों की सूची तैयार की गई है। अब आता है बात बहुत आजकल ट्रेंडिंग ये टॉपिक है कि तूफान निसर्ग के गंभीर होने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, भारत के मौसम विभाग IMD ने 4 जून 2020 को अरब सागर में चक्रवाती तूफान निसर्ग के कारण महाराष्ट्र और गुजरात के लिए रेड जोन अलर्ट कर दिया है। अरब सागर पर बना निम्न दबाव महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ने की उम्मीद है और इससे दोनों राज्यों में वर्षा होगी। IMD ने केरल, कर्नाटक, गोवा और तटीय महाराष्ट्र के लिए ऑरेंज कोड चेतावनी भी जारी की है। दोस्तों, अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तूफानों की, तो तूफान कैसे आते हैं, तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब के कारण ये तूफान आते हैं। बात करें निसर्ग की कि निसर्ग नाम क्यों दिया गया, तो इसके पीछे एक लॉजिक होता है, ऐसे ही नहीं नाम दे दिया जाता। निसर्ग एक बंगाली शब्द है जिसका अर्थ प्रकृति होता है। समुद्री तूफानों की जो लिस्ट तैयार होती है, यह निसर्ग उसमें सबसे पहला नाम था और इससे पहले अम्फान तूफान आया था जिसका नाम थाईलैंड ने रखा था। दरअसल हिंद महासागर में आने वाले तूफानों के नाम ये 8 देश मिलकर तय करते हैं, जिसमें भारत, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। 8 देश 8 नाम देते हैं, फिर एक सूची तैयार की जाती है, फिर नाम रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जिस देश में तूफान आ रहा है वही देश नाम रखेगा। हाल ही में अम्फान तूफान भारत और बांग्लादेश में आया था, पर इसका नाम थाईलैंड ने रखा था। तो ये कुछ बातें निसर्ग से संबंधित थीं। अगला जो अपडेट है कि केंद्र ने 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र ने 2020-21 के दौरान मेघालय में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना था। मेघालय में औसत से अधिक वर्षा होती है और प्राकृतिक जल संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं। हालांकि हानिकारक मानव हस्तक्षेप के कारण जल स्तर कम हो रहा है। जो आजकल हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो वही हम लोग कारण बन रहे हैं बारिश नहीं होने की। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित ये न्यूज है। तो अगर बात करें सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड की, तो इस योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। इसमें किसानों को कम ब्याज पर कर्ज मिलता है। इसमें किसान को 50,000 से 3 लाख तक का कर्ज दिया जाता है, जिसमें 6 माह के लिए
4% तथा 1 साल के लिए 7% ब्याज दर लगता है। तो सरकार ने अगले 2 महीनों के भीतर एक विशेष अभियान के तहत दूध संघों और दूध उत्पादक कंपनियों से जुड़े 1,50,00,000 डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। यानी कि जो किसान दूध से संबंधित हैं, यानी दूध का कारोबार करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्ड जून से 31 जुलाई 2020 तक प्रदान किया जाएगा। ऐसे किसान जिनके पास पहले से ही भूमि के स्वामित्व के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड है, वे अपनी क्रेडिट कार्ड सीमा बढ़ा सकते हैं। यानी कि वैसे किसान जिनके पास ज़मीन भी है और उसके बाद ये सुविधा लेना चाहते हैं, तो क्रेडिट कार्ड की वो सीमा बढ़ा सकते हैं। अगला जो अपडेट है वो है EPFO ने जारी की 868 करोड़ रुपए की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, EPFO यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन के कमिटेड मूल्य की बहाली के कारण 105 करोड़ रुपए बकाया के साथ 868 करोड़ रुपए पेंशन जारी की है। EPFO के पास अपने 135 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 65 लाख से अधिक पेंशनर्स हैं। यह कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशनरों के लाभ के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा है। अगला जो अपडेट है कि दुर्लभ बैंड टेल स्कॉर्पियन मछली की खोज हुई है। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु के सेथुकराई तट के एक दुर्लभ मछली पाई है। बैंटेल स्कॉर्पियन फिश यानी कि स्कॉर्पियन शिप्स नेग्लेकाटा इसका जूलॉजिकल नेम है, एक दुर्लभ समुद्री प्रजाति है जो चुभने वाली जहरीली रीढ़ और रंग बदलने की क्षमता के लिए मानी जाती है। यानी जिस तरह कैमलियन यानी गिरगिट वगैरह रंग चेंज करते हैं, उसी प्रकार से ये भी अपना एक बार फिर से देखिए, ये अपना कलर चेंज कर देती है। यह पहली बार है जब इस विशेष प्रजाति को भारतीय जल में जीवित पाया गया है। अगला है कि तेलंगाना गठन दिवस यानी कि 2 जून को मनाया गया। 2 जून को हर साल तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वह दिन है जब तेलंगाना राज्य आधिकारिक रूप से 2014 में आंध्र प्रदेश से पुनर्गठन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। तेलंगाना गठन दिवस पर राज्य अपने नागरिकों को विज्ञान, कला और साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित भी करता है। अगला अपडेट है AGC नेटवर्क्स फूजी सॉफ्ट का अधिग्रहण करेगा। जी हाँ दोस्तों, AGC नेटवर्क लिमिटेड अपनी अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी ब्लैक बॉक्स होल्डिंग्स लिमिटेड के माध्यम से फूजी सॉफ्ट UAE में संबंधित कंपनियों के साथ जो है इसका अधिग्रहण करेगी। यह कदम मध्य पूर्व और अफ्रीका MEM क्षेत्र में AGC की उपस्थिति और प्रस्ताव को मंजूर करेगा। प्रस्तावित अधिग्रहण से क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा आदि में AGC और ब्लैक बॉक्स के वर्तमान समाधान पोर्टफोलियो में भी वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, हेल्थ अपडेट की बात करें तो सबसे पहला अपडेट है IIT गुवाहाटी के छात्र ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया। जी हाँ दोस्तों, IIT गुवाहाटी के छात्र के एक समूह ने कोविड-19 संकट के बीच यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए एक संपर्क रहित यानी नॉन कॉन्टेक्चुअल मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है। एप्लीकेशन फ्लाई इजी के रचनाकारों ने इसे भारत का पहला समर्पित आधुनिक विमानन समाधान कहा है जो सुरक्षित और संपर्क रहित हवाई यात्रा को सक्षम बनाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA के दिशा निर्देशों के अनुसार विकसित किया गया है। अगला कोविड-19 से ही संबंधित एक न्यूज़ है कि बिहाइंड द मास्क कोविड-19 पर एक किताब लिखी गई है जिसके लेखक मोहम्मद अब्दुल मन्नान है। मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने बिहाइंड द मास्क शीर्षक वाली एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक में कोरोना वायरस की उत्पत्ति और प्रसार के विवरण के साथ इसने दुनिया को कैसे बीमार, आतंकित और उथल-पुथल कर दिया है इसके बारे में बताया गया है। मन्नान की यह 8वीं पुस्तक है जिसने पिछले दिनों डेक्कन क्रॉनिकल, इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे, दूरदर्शन और GTV के लिए काम किया है। बिहाइंड द मास्क अमेजन पर प्रिंट और डिजिटल प्रारूप में भी उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट के कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है वो है RK चतुर्वेदी
सचिव रसायन विभाग के बने हैं। आर के चतुर्वेदी ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो रसायन डिपार्टमेंट में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह संस्कृति मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में सेवारत थे। उन्होंने सीबीएसई के अध्यक्ष और एनएसडीए यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी में महानिदेशक के रूप में काम किया है। उन्होंने पी राघवेंद्र राव का स्थान लिया है, जो 31 मई 2020 को रिटायर हुए थे। अगला अपॉइंटमेंट है जनरल मनोज पांडे ने CIN के रूप में पदभार संभाला है। दोस्तों, CIN और CAN की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। इस पद को पाने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो थे वाइस एडमिरल अरुण प्रकाश। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। यह वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले अनुशासन, सेरेमोनियल और कल्याण के विषय से संबंधित सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे। 14वें CIN लेफ्टिनेंट जनरल पोडली शंकर राजेश्वर 31 मई 2020 को रिटायर्ड हुए थे। यानी कि 14वें जो CIN थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल पोडली शंकर, और ये जो अभी बने हैं जनरल मनोज पांडे वो हैं 15वें। अगले अपॉइंटमेंट की बात करते तो संजीव गुटेरिया ने AISI अध्यक्ष बने हैं। बात करें AISI की तो इसका फुल फॉर्म होता है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। एयर कमांडर संजीव गुटेरिया एयर ऑफिसर कमांडिंग नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो के एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ चैप्टर का नया चेयरमैन चुना गया है। उन्होंने 1 जून 2020 को नई दिल्ली के SPIC DRDO के निदेशक डॉक्टर प्रवेंद्र कुमार एक ऑनलाइन समारोह के दौरान पदभार संभाला है। वह एक फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर हैं जिन्होंने IAF में 32 से अधिक वर्षों तक सेवा की है। फ्रेंड्स, अगर अपडेट की बात करें ट्रिब्यूट कैटेगरी की तो सबसे अपडेट जो पहला है वो है बॉबी मोरो का निधन। यानी मेलबर्न में 1956 के ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिकी धावक बॉबी मोरो का मई 2020 में निधन हो गया। मोरो ने 100 और 200 मीटर में स्वर्ण जीता और 400 मीटर रिले में अमेरिका के लिए जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह जेसी ओवेंस, कार्ल लुइस और USS बोल्ट के साथ एक ही खेल में इन तीनों घटनाओं को जीतने वाले 4 पुरुषों में से एक हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही अपडेट है और मिलते हैं एक नए अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको पूरी वीडियो तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।